हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। जहां पर बच्चों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं साइंस। तो आपका चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को आज हम लोग एक ही लेक्चर में कर देंगे फिनिश। जहां पर बच्चों हमें सीखना है सेल की बनावट कैसी होती है, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है और सेल के फंक्शन के बारे में भी। लेकिन ये दोनों चीजें हम लोग तब पढ़ पाएंगे जब हमें पता होगा कि एक सेल क्या होता है। तो फिक्र नहीं करनी है, आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे इस चैप्टर में जो आते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे चैनल पे। तो बच्चों इसी तरीके से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी शॉर्ट और क्रिस्प वे में, जैसे कि आज हम एक ही लेक्चर में अपना चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। What is the difference between a prokaryotic cell and a eukaryotic cell? क्या आपको भी ये प्रॉब्लम होती है? आज का लेक्चर देखने के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाने वाली हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेल की डिस्कवरी से। तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने करी? तो there was a person named रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया एक कॉर्क के सेल्स। कॉर्क हमें ट्री से मिलता है, तो उन्होंने कॉर्क की एक थिन स्लाइस ली और अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर उसे ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नजर आए, छोटे छोटे रूम्स नजर आए, जिसे उन्होंने नाम दिया सेल्स। किसने नाम दिया? रॉबर्ट हुक ने। तो पहले के टाइम में बच्चों इतने एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स नहीं थे जैसे कि हम आज देखते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस टाइम पर नहीं होते थे। तो उनका जो भी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था उसकी मदद से उन्होंने सेल्स को ऑब्जर्व किया। लेकिन वो जो सेल्स थे वो थे डेड सेल्स। रॉबर्ट हुक के सेल डिस्कवर करने के 150 इयर्स तक लोगों को सेल के बारे में प्रॉपरली नहीं पता था। उसके बाद लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं, मैं कहूँगी कि लिविंग सेल्स को भी ऑब्जर्व किया गया और पता लगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और इसी के बाद हमने सेल पे और रिसर्च करी। तो आज जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम यही जानने वाले हैं कि जब हमने सेल को डिस्कवर किया, एक लिविंग सेल को या एक डेड सेल को, तो उसके बाद उस पे रिसर्च कैसे की गई और आज जो हम सेल के बारे में जानते हैं वो कैसे पता किया। तो सबसे सिंपल वे है सेल को समझने का, जैसे कि एक बिल्डिंग या एक दीवार की अगर मैं बात करूं, एक वॉल को बनाने के लिए बेसिक यूनिट आपको क्या चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इज अ ब्रिक। हम ईंटों को जोड़ जोड़कर एक दीवार और दीवारों को जोड़कर एक बिल्डिंग या एक घर बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सेल्स जुड़ते हैं हमारी बॉडी में और हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं। सेल्स काम कर रहे हैं बिल्कुल ब्रिक्स की तरह। जैसे ब्रिक्स जुड़कर एक वॉल बनाती हैं, ऐसे ही सेल्स जुड़कर टिश्यूज बनाते हैं। और ये वॉल्स मिलकर क्या बना रही हैं? एक घर बना रही हैं। तो टिश्यूज एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। और जब हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। अभी हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
हमारी लाइफ का जो बेसिक सबसे छोटा यूनिट है जो हमारी बॉडी को बनाता है, और वो सबसे छोटा यूनिट जो कि अकेले फंक्शन कर सकता है, दैट इज अ सेल. देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी होती है. तो यहां पर हम देख रहे हैं अमीबा. तो दिस इज अमीबा. अमीबा की जो बॉडी है ये सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है. एंड दिस इज स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा को अगर हम देखें तो इसकी बॉडी में काफी सारे सेल्स हैं. तो इसी से हम समझ सकते हैं 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी हुई है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, हम भी उन ऑर्गेनिजम्स में आते हैं जिनकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स होते हैं, मतलब मेनी सेल्स उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. तो इसी कारण से बच्चों हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं अपने सेल्स को इनटू 2 कैटेगरीज. और कौन सी हैं वो 2 कैटेगरीज? दे आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर. Unicellular organisms are those having only one cell in their body. या फिर मैं कहूँ वो organisms जो कि सिर्फ एक सिंगल सेल के बने हुए हैं, उन्हें हम यूनिसेल्युलर कहते हैं. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है अमीबा. एंड organisms made up of many cells. वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल्स से जुड़कर बने होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में बच्चों हम लोग ह्यूमंस लिख सकते हैं, प्लांट्स लिख सकते हैं. तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख देंगे, लेट्स से ह्यूमंस, प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स. तो ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. सेल्स वेरी करते हैं, जैसे हमने देखा नंबर में. किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स अलग अलग हो सकते हैं. किसी में सेल्स ज़्यादा हो सकते हैं तो किसी में कम हो सकते हैं. इसी के साथ साथ सेल वेरी करते हैं साइज में भी और शेप में भी. तो यहां हम लोग शेप के बारे में बात करेंगे. एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर्फ एक ही टाइप के सेल प्रेजेंट नहीं होते. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स. अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो यूनिसेल्यूलर की बात करें तो एक ही सेल है उसकी बॉडी में. बट इफ वी आर टॉकिंग ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, तो देयर आर वेरियस सेल्स. बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनके अलग अलग शेप्स होते हैं. जैसे कि यहाँ हमारा स्मूथ मसल सेल प्रेजेंट है और हम देख रहे हैं कि इट इज स्पिंडल शेप्ड. और फैट सेल है, स्पर्म सेल है, कितना डिफरेंट है बाकियों से. और यहाँ हम देख रहे हैं नर्व सेल विच इज ब्रांच्ड एंड द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. सबसे ज्यादा लंबा है ये सेल. एंड इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है एक नर्व सेल. न्यूरॉन भी इसे हम कहते हैं. स्पर्म जो है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में. और ओवम जो है इट इज द लार्जेस्ट सेल. तो ये सभी एक दूसरे से वेरी करते हैं शेप में. लेकिन भाई क्यों वेरी करते हैं? हमारा मसल सेल नर्व सेल जैसा क्यों नहीं हो सकता, या नर्व सेल बोन सेल जैसा क्यों नहीं है? स्पर्म और ओवम एक दूसरे से क्यों अलग हैं? तो किसी भी सेल का जो साइज है वो डिपेंड करता है, या उसका शेप की हम लोग बात कर रहे हैं. शेप हो या साइज हो बच्चे, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या कर रहा है वो सेल. जैसे कि हमारे नर्व सेल का काम है ट्रांसमिट करना सिग्नल्स.
या फिर हमारे स्मूथ मसल सेल्स का काम क्या है? इनवॉलेंटरी एक्शंस कराना हमारी बॉडी में। तो जब सबके फंक्शंस अलग अलग हैं, सबको काम अलग करना है, तो इन सभी के शेप्स भी अलग हैं और शेप इसी हिसाब से बनाए गए हैं जिस टाइप का ये फंक्शन करते हैं। अब मान लो स्पर्म को क्या करना है? स्विम करके ओवम तक जाना है, तो स्विमिंग के लिए इसके पास लोकोमोशन के लिए टेल प्रेजेंट है। ओवम एक ही जगह पर रहता है ओविडक्ट्स में, तो इसीलिए इसके पास टेल नहीं है। तो जिस टाइप का फंक्शन है वही आपको शेप्स देखने को मिलते हैं और इन सभी सेल्स के जो शेप हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो अपना शेप चेंज कर सकें? यस। तो अगर हम लोग अमीबा के बारे में बात करें तो अमीबा हमने अभी देखा कि एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये अपना शेप चेंज करता है इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फूड। फूड को प्रोक्योर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, या फिर अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करने के लिए। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। लेकिन अमीबा हमारी बॉडी में तो नहीं है। अमीबा तो एक ऑर्गेनिज्म है जो हमारे सराउंडिंग्स में पाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हमारी बॉडी में भी कोई ऐसा सेल है जो अपना शेप चेंज कर सकता है? जी हाँ, वो है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे लिए जर्म्स से लड़ते हैं और ये अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं साइज पर। तो एक मिसकॉन्सेप्शन ये रहता है कि अगर ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसके अंदर शेप भी, मतलब साइज जो है सेल का, वो भी बड़ा होगा। कि एक एलिफेंट या एक माउस की, एक रैट की अगर मैं बात करूं तो किसकी बॉडी में सेल्स लार्जर होंगे? तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एलिफेंट का साइज बड़ा है तो एलिफेंट के जो सेल का साइज है वो भी बड़ा होगा, बट दिस इज नॉट द केस। अगर एक एलिफेंट में नर्व सेल है और एक रैट में नर्व सेल है, दोनों का काम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है और दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो the size of the cells has no relation with the size of the body. जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं डायनासोर की, कि अगर रैट का सेल बड़ा है या एक डायनासोर का, अगेन इसका आंसर यही होगा कि सेल का साइज बॉडी साइज से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। The size of the cell is related to its function. सेल सिर्फ उसके जो उसका साइज है वो सिर्फ उसके फंक्शन से रिलेटेड है। अगर फंक्शन उसका ज़्यादा दूर तक नहीं है, जैसे नर्व सेल का काम है दूर दूर तक सिग्नल्स ट्रांसमिट करना, इसीलिए वो साइज में लॉन्ग होता है। अगर बाकी किसी सेल का ऐसा काम नहीं है तो वो छोटे प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। चलो, तो हमने देख ली वैरायटी ऑफ सेल्स, सेल के नंबर, सेल का साइज और सेल का शेप भी। अब एक बार देख लेते हैं हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने रिलेट किया वॉल को किससे, हमारे टिश्यूज से। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बच्चों हमारी बॉडी में सेल है जो कि बिल्कुल ब्रिक की तरह काम करता है। अगर हम किसी बिल्डिंग में देखें तो जब सिमिलर फंक्शन करने वाले सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं एक टिश्यू। मान लो जैसे ब्रिक्स ने जुड़कर एक वॉल बना दी हो, एक दीवार बना दी हो,
और फिर जब ये टिश्यूज एक साथ जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं एक ऑर्गन। जैसे कि सारी वॉल्स एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं और एक रूफ भी लगा दी हमने, इसी के साथ क्या हो गया, एक कंप्लीट हाउस बन गया। ऐसे ही जब हमारे सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर फंक्शन करेंगे तो ये बना लेंगे एक ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आपने सुना है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फूड पाइप है, बकल कैविटी है। ऐसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आ जाते हैं, डायफ्राम आ जाता है। तो जब ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी भी हमारी बॉडी में है, एक्सक्रीटरी भी है, डाइजेस्टिव भी है, तो ये सभी ऑर्गन सिस्टम्स जुड़कर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब हम बात कर लेंगे अपने सेल के पार्ट्स की। सेल की अगर हम अलग से स्टडी करें तो उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट हैं, तो 3 मेजर पार्ट्स आप सभी को सीखने हैं। तो वो है द बाउंड्री। सबसे पहले हमारे सेल की बाउंड्री जो उसे बाहरी एनवायरनमेंट से बचाती है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारे सेल की बाउंड्री है जो इसे दूसरे सेल से अलग करती है और बाहर के मीडियम से भी अलग करती है। उसके अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एंड देयर इज अ स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी है जो ज्यादातर सेंटर में प्रेजेंट होती है एक सेल के, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो बात कर लेंगे सबसे पहले अपने सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन का काम है सेल को सेपरेट करना दूसरे सेल से और सराउंडिंग मीडियम से भी। इसी के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे। इसका काम है एंट्री और एग्जिट को देखना। जैसे कि अगर आप बात करो किसी गेट कीपर की, आपके स्कूल में एक गेट कीपर प्रेजेंट है, क्या वो सारे बच्चों को जो भी आपके स्कूल के आसपास प्रेजेंट है सबको स्कूल में आने देते हैं? नहीं। जो आपकी स्कूल के यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं सिर्फ वही बच्चे स्कूल में आ सकते हैं, उन्हीं को अलाउ करते हैं आपके गेट कीपर्स। सेम ऐसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी सिलेक्टिवली एंट्री और एग्जिट को देखती है। हर किसी को अंदर नहीं आने देते, हर किसी को बाहर नहीं जाने देते। तो ये देखते हैं कौन सेल के लिए ज़रूरी है और उसे अंदर आने देते हैं या बाहर जाने देते हैं। तो दे इंश्योर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। बट सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन है, जैसे कि अभी तक हमने देखा बाउंड्री है हमारे सेल की। लेकिन अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करने वाली भी एक और मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ हमारे प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। ये एक टफ मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल्स को और बनी होती है सेल्यूलोज की। एक एडिशनल लेयर है जो क्या कर रही है, हमारे प्लांट सेल को प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते बच्चों। जैसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन हो उन्हें वहीं पर रहना है जहां पर आपने उन्हें प्लांट कर दिया।
अब मान लो आप कहीं बैठे हुए थे या ऐसे ही घूम रहे थे रोड पर, बारिश आ गई एकदम से, तो आप क्या करोगे? आप खुद को एक ऐसी जगह पर ले जाओगे जहां पर आप बारिश में ना भीगे, खुद को प्रोटेक्ट कर लोगे। ऐसे ही मान लो अगर बाहर बहुत गर्मी है तो आप क्या करते हो? अपने घर के अंदर फैन चला लेते हो, एसी चला लेते हो। हम अपनी आप को खुद से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन क्या बारिश अगर हो गई है या बहुत तेज हवा चल रही है, क्या प्लांट्स दौड़कर भी किसी छाया में चले जाते हैं, छाया ले लेते हैं जहां पर उन्हें बारिश ना लगे या धूप ना लगे या तेज हवा से उन्हें कोई हार्म ना हो? नहीं, हमारे प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए प्लांट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए टेम्परेचर वेरिएशन से, जो टेम्परेचर बदलता रहता है, विंड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए इनके पास एक टफ कोटिंग है, एक टफ लेयर है, दैट इज अ सेल वॉल। They are exposed to these variations because they cannot move. ये मूव नहीं कर सकते, इसीलिए ये सारी वेरिएशंस इनको झेलनी पड़ती हैं। फिर बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म बच्चों प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। तो यहां पर जो भी आपको लाइट कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लाइट ब्लू, दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है। हमारे साइटोप्लाज्म में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ये सभी हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और सारी एक्टिविटीज कहाँ हो रही होती हैं? साइटोप्लाज्म में हो रही होती हैं। तो साइटोप्लाज्म बिल्कुल आपके स्कूल के प्लेग्राउंड की तरह है, जहां पर इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, एंड इट इज एन ओपन एरिया, एक खुला एरिया है जहां पर आप सारी एक्टिविटीज करते हो। अगर आपके स्पोर्ट्स कंपटीशन है, ये स्कूल असेंबली है, तो ये सभी काम आपके स्कूल प्लेग्राउंड में होते हैं। तो इट इज सिमिलर लाइक साइटोप्लाज्म। अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल के बारे में जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जनरली सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है या फिर कभी कभी पेरीफेरी में भी देखा जाता है, यानी साइड्स में भी हो सकता है। न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है। डबल मेम्ब्रेन होती है इस पे और इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं बच्चों? 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं और इसकी मेम्ब्रेन्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम भी यही है कि ये एंट्री और एग्जिट को इंश्योर करते हैं। अगर हम लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस में देयर इज अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में, जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर देयर आर सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम है इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पहुंचाना। क्रोमोसोम्स के पास होते हैं जीन्स जो कि हेल्प करते हैं इनहेरिटेंस में, या फिर अगेन मैंने क्या कहा, ट्रांसफर कराते हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। कैसे दिखते हैं ये क्रोमोसोम्स? एक बार जान लेते हैं बच्चों। जैसे कि मैं बात कर रही हूं न्यूक्लियस की, तो सपोज ये है आपका सेल और ये है न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं देयर इज एन एंटैंगल्ड मास। बिल्कुल जैसे आपने थ्रेड को निकाल कर नीचे ऐसे ही डाल दिया हो, ऐसे ही एंटैंगल्ड थ्रेड की तरह हमें नजर आते हैं हमारे न्यूक्लियस में कुछ स्ट्रक्चर्स, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं बच्चों? क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, सेल को डिवाइड होना है, तो ये क्रोमेटिन खुद को बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर में, कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। कुछ ऐसे दिखते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। जब हमारा सेल डिवाइड होने लगेगा तो हमें हमारे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। एंड दीज क्रोमोसोम्स के पास होते हैं जीन्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं उन कैरेक्टर्स के लिए जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे कर्ली हेयर, आई कलर, ईयर लोब के बारे में बात कर सकते हैं, अटैच्ड है कि फ्री है। ये सभी इंफॉर्मेशन जीन से आती है, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर। तो इसीलिए हम कहेंगे न्यूक्लियस का काम होता है इनहेरिटेंस में। ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर। ये कंट्रोल सेंटर है। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं जो कि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यही सब कुछ डिसाइड करता है कि सेल में कैसी एक्टिविटीज होने वाली हैं। Then there is a term called protoplasm. Again, प्रोटोप्लाज्म में बहुत कंफ्यूजन रहती है। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, क्या होता है साइटोप्लाज्म? What is the difference between the two? तो बच्चों, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। हमारे सेल का वो हिस्सा जो लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग कंपोनेंट नहीं होता है सेल का। तो प्रोटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्म इज न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन को हटाकर, ठीक है? तो क्या है, याद रख लो, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक साथ क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। और ये क्या है? ये है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल या लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म तो क्या बन गया? प्रोटोप्लाज्म। अब हमें देखना है सेल के कुछ और टाइप्स। तो यहां पर मैं देख रही हूं एक सेल है जिसके अंदर मुझे सारे कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर की अलग अलग बाउंड्रीज हैं और अलग अलग शेप है। और मैं देख रही हूं यहां पर न्यूक्लियस को राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और परफेक्ट इसकी बाउंड्री भी नजर आ रही है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस बताओ, मैं बोलूंगी ये रहा न्यूक्लियस। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप इस सेल में मुझे बताओ न्यूक्लियस कहां है, तो क्या आप लोग बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस सेल में हमें कहीं एक अलग से स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का नहीं दिख रहा है। तो इसी बेसिस पे हम लोग सेल्स को डिवाइड कर देते हैं अगेन इनटू टू कैटेगरीज। तो देयर इज अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अ यूकैरियोटिक सेल। ये तो बात हुई सेल की, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स।
देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। The cells having nuclear material without a nuclear membrane are called prokaryotic cells. हमारे वो सेल्स जिनकी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और अक्सर हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होते हैं। एंड यूकैरियोटिक होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है। तो बच्चों आप लोग नाम से ही समझ सकते हो, यू मतलब ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस इनमें होता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, एंड कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। तो यहां पर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है और यहां पर ट्रू न्यूक्लियस है जिसकी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसी के साथ साथ हम लोग एक और कैटेगरी देख लेंगे इनको डिस्टिंग्विश करने की, वो ये है प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। कैसे एक प्लांट सेल एनिमल सेल से अलग होता है। अभी तक हमने देखा कि एक एडिशनल लेयर होती है हमारे प्लांट सेल्स में, बाकी भी हम लोग इनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हो दोनों में प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। न्यूक्लियस भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स भी प्लांट सेल्स भी दोनों ही यूकैरियोटिक होते हैं, विच मीन्स इनके न्यूक्लियस की प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। साइटोप्लाज्म अगेन दोनों में होता है। देन वी हैव प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल। प्लास्टिड्स जो होते हैं दे आर कलर्ड सेल्स। तो ये हमें प्लास्टिड्स यहां पर दिख रहे हैं। तो प्लास्टिड्स कलर्ड सेल्स होते हैं और इनका टाइप क्या है, हमारे क्लोरोप्लास्ट्स, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस कराते हैं। प्लास्टिड्स हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कराते हैं जो कि सिर्फ हमारे प्लांट सेल के पास प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, इसीलिए इनके पास प्लास्टिड्स नहीं होते। उसी के साथ साथ वैक्यूल की बात करेंगे तो वैक्यूल ये है एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन अ सेल। ये वैक्यूल्स स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं। प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है और लार्ज होता है साइज में। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट, लेकिन इफ दे आर प्रेजेंट दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल साइजेस। एक नहीं होता, छोटे छोटे हमें अलग अलग वैक्यूल्स दिख सकते हैं, जबकि प्लांट सेल में एक बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है। तो प्लांट सेल में तो हम लोग टिक करेंगे, एनिमल सेल में भी कर देते हैं क्योंकि कुछ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं वैक्यूल्स। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया है, हमने डिस्टिंग्विश भी कर लिया सेल्स को, सेल के बारे में भी जान लिया, सेल के स्ट्रक्चर को सीख लिया है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स सेल में प्रेजेंट हैं और उन स्ट्रक्चर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स को भी समझने के लिए जुड़े रहेंगे हमारे चैनल पे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।